बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक करा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू 9.8 तक कैलकुलेट कर ली थी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मदद से या उसकी वजह से हमारे पास जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट्स का वो कैसे चेंज होता है। हालांकि ये सभी टॉपिक्स हम लोगों ने मोशन में कवर कर लिए थे, बट क्योंकि यहाँ पर भी आपको दे रखे हैं तो हम लोग यहाँ पर भी एक बार दोबारा से कवर करने जा रहे हैं। बेटा जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी समझाया था, यहाँ पर भी दोबारा से बता देता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ही यहाँ पर यूज़ होनी है। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास हुआ करती थी वो 3 हुआ करती थी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो बेटा एक्चुअल में जब आप चीज़ों को अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे तो आप अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, वो भी चीज़ें सही बता रहा होगा और हम भी चीज़ें सही बता रहे होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे। इवन जैसे कि मैंने एनसीईआरटी में देखा है 9th की, तो उसमें भी एक चीज़ बोला जाता है कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस चीज़ को फेवर करे तब जी पॉजिटिव लो, और जब उसको अपोज करे तब जी को नेगेटिव लो। लेकिन मैंने आपको एक ही चीज़ बता रखी है जो मोशन में भी बताई थी और यहाँ पर ही वही चीज़ बताऊँगा, तो प्लीज़ आप उसी चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है, प्लस माइनस या करने से आपको दिक्कतें हो जाएंगी, फिर आपके आंसर्स अलग अलग आने लगेंगे। इसीलिए मैं आपको आज दोबारा से बता देता हूँ चीज़ें हमारे पास कैसे चलानी। सारी चीज़ें हमारे पास देखनी है कि उसका इफ़ेक्ट हमारे पास किस तरफ जा रहा है। अगर किसी भी बॉडी का इफ़ेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है मोशन में, तो हमारे पास सारे जितने भी ऊपर के इफ़ेक्ट हैं अपवर्ड इफ़ेक्ट वो क्या लिए जाएंगे बेटा, हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव, और जितने भी हमारे पास डाउनवर्ड इफेक्ट हैं वो सारे हमारे पास क्या लिए जाएंगे, नेगेटिव। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन देके चलता हूँ कि मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका है और उसके बाद वो किसी एक डिस्टेंस पे रुक गई है, तो बताओ इस केस में मैं क्या क्या चीज़ लूँगा, डिस्टेंस को पॉजिटिव लूँगा या फिर नेगेटिव लूँगा, बताओ। पॉजिटिव, क्योंकि मैंने ऊपर फेंका है ना, तो वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, अगर हम लोग नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे केस में, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसका इफेक्ट किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो अपवर्ड इफेक्ट है, इसलिए x क्या आएगा, पॉजिटिव। अब मैंने जो इसको फेंका होगा ऊपर, तो वेलोसिटी भी u भी पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि मैंने इसे ऊपर फेंका है, तो इसका u क्या लिया जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अब जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं किसी भी चीज़ को तो बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ जाती है, क्योंकि अब हमारे पास केस हॉरिजॉन्टल वाला तो है नहीं, केस कैसा है इस बार हमारे पास, वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल केस में जब ग्रेविटी आएगी तो उस समय पर उसमें एक्सेलरेशन भी आएगा, और वो जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू किसके इक्वल होता है, ग्रेविटी के, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी। अब बेटा ए और जी यहाँ पर हमारे पास बस ये अंतर होगा, जहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोगों ने ए का इस्तेमाल किया था वहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, जी लगा देंगे। दूसरी चीज़, ग्रेविटेशनल या एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का जो इफेक्ट आता है वो किधर आता है, ऊपर या नीचे। जब ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर, जब नीचे फेंकेंगे तो नीचे नहीं। बेटा आप चाहे बॉडी को ऊपर फेंक लो चाहे नीचे फेंक लो, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लग रही है, यानी कि जो इसका इफेक्ट है वो हमेशा क्या है, नीचे की तरफ है। इसीलिए बेटा आपके पास आप लोग जी चाहे ऊपर फेंक रहे हो या नीचे फेंक रहे हो, आपका केस क्या रहेगा, नेगेटिव। लेकिन अगर किसी बॉडी को आप लोगों ने नीचे फेंका है तो ऐसे केस में आप लोग x बराबर नेगेटिव ले लेना, u भी नेगेटिव लेंगे, और g तो हमेशा क्या आएगा आपका, नेगेटिव। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है ना। लेकिन ऊपर जाते वक्त g माइनस, नीचे जाते वक्त g प्लस, फिर उसमें आपको वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट भी चेंज करने पड़ेंगे, डिस्टेंस भी चेंज, तो छोड़ दो। बस जितनी भी चीज़ ऊपर फेंकी है उसके लिए डिस्टेंस पॉजिटिव, जो चीज़ें नीचे आ रही हैं उसके लिए डिस्टेंस नेगेटिव। ऐसे अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारे पास कोई भी आंसर गलत नहीं होंगे। दूसरा, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा कि जब हम बॉडी ऊपर या नीचे फेंकते हैं बेटा तो हमारे पास डिस्टेंस की जगह पर हाइट आ जाती है, तो जहाँ पर s लग रहा है वहाँ पर क्या आ जाएंगे, हमारे पास h आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आप किस में यूज़ करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन के अंदर यूज़ करेंगे। वो हमारे पास कौन कौन सी होंगी, आइए एक बार देख लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है,
v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, लेकिन ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। अब ये आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से देख लेना कि ऊपर फेंका गया या फिर नीचे फेंका गया। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस qg। समझ में आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी। लाइए मैं आप लोगों के जो इंटरेस्ट क्वेश्चन है, पीछे के सारे इंटरेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, ये आए हैं कि नहीं आए पीछे, मुझे तो याद भी नहीं है, नहीं आए ही नहीं है। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग कर लिया था। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन r स्क्वायर, है ना, ये चीज़ हम लोगों ने कर ली थी। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, when a body falls only under the effect of earth's gravity it is known as free fall। what do you mean by acceleration due to gravity, the gravity of earth with which it attracts every object with the same value of 9.8 meter per second square is its acceleration due to gravity। ठीक है, ये कहानी क्लियर है। और इसके बाद तो मुझे कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 10.2, ये कहता है अ कार फॉल्स ऑफ द लेज एंड ड्रॉप्स टू ग्राउंड। अब देखो बेटा इसने क्या बोला है, एक कार किसी एक ऊपर की जगह से नीचे गिरी है, तो यानी कि मैं इसका डिस्टेंस क्या ले लूँगा, नेगेटिव लूँगा, जो भी वैल्यू आएगी। और कहता है ग्राउंड में जो गिरी है, इसने बोल रखा है कि जो टाइम आया है यहाँ पर ये कितना आएगा, 0.5 सेकेंड। हो सकता है आपका इसमें जो सॉल्यूशन दे रखा हो ये अलग दे रखा हो सकता है इसमें ए पॉजिटिव कर, जो कि इसने ए पॉजिटिव करके दिया है, लेकिन मैं जो आपको फाइनल आंसर दिखाऊंगा बिल्कुल सेम आ रहा हो। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, क्या पूछा है, स्पीड हमारे पास कितना रहेगा ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। और दूसरा पूछा है व्हाट इज इज एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड, एवरेज स्पीड इन 0.5 सेकेंड, एक ये पूछा है। और तीसरा क्या पूछा है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो आपकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है, आप लोगों से ये 3 चीज़ें पूछी गई। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो पहली कहानी है हमसे क्या पूछी है, x तो हमें कुछ नहीं रखा, v पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है v बराबर होता है माइनस का g, v इज इक्वल्स टू u माइनस gt। अब क्योंकि बॉडी हमारे पास क्या हुई है, इसने बोल रखा है g को 10 ले लेना भैया। अब क्योंकि बॉडी हमारे पास गिरी है, ड्रॉप्स ऑफ बोल रखा है ना, अ कार फॉल्स फ्रॉम द लेज, यानी किसी सरफेस से नीचे गिरी है, तो इसका मतलब हमारे पास u क्या हो गया, 0 हो गया। अब v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, तो हमारे पास जो v आ जाएगा वो क्या आएगा, 0 माइनस g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, और टाइम कितना दे रखा है, 0.5 सेकेंड। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो 10 इंटू 0.5, और जो आपके पास v आएगा वो कितना आ गया, 0.5, बट ये माइनस का आया। माइनस का साइन क्या दर्शा रहा है कि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। मैंने आपको बोला था साइन कन्वेंशन अगर मजबूत कर लोगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। 10 इंटू 0.5, हाँ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। आप नेगेटिव साइन को यूज करा के, नेगेटिव किस लिए आ रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो अगर साइन के साथ अगर आप चलोगे ना तो आप डायरेक्शन की भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगला इसने क्या बोला था, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, जब हमारे पास डिस्टेंस तो सेम रहती है ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की, तो ऐसे केस में मैंने स्पेसिफिक केस में आपको करा रखा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। वैसे तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास ने ट्रैवल किया नहीं पता हमारे पास, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला इसमें हमने क्या बनाया था, u प्लस वी बाई 2, ये भी तो हम लोगों ने लिया था। तो ठीक है, आप यहाँ पे डाल दीजिए u प्लस वी बाई 2, राइट। तो एवरेज स्पीड ये बताया था मैंने आपको, जब आपके पास डिस्टेंस इक्वल में आएगा तो केस बता रखे हैं मैंने, स्पेसिफिक केस के लिए होता है, हर जगह पर ये एवरेज नहीं आएगा। यहाँ पे लग जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस है ऊपर से नीचे का और नीचे से ऊपर का। ठीक है, तो u प्लस वी बाई 2 जब हमारे पास आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस 5/2। तो एवरेज स्पीड भी कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसने हमारे पास कितनी दे रखी है, 5/2 हमारे पास दे रखी है 2.5। अब तीसरा हमसे क्या बेटा,
हाँ माइनस, मैंने बोल दिया ना 2.5 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब बेटा माइनस हो गया ना, आप इसको माइनस 2.5 हो या इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन, बात है की, ठीक है। तो साइन से कंफ्यूज नहीं होना। साइन एक बार अगर खेलना सीख गए तो पूरा 11th भी आपके निकल जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे साइन में गलती कर दी कि सर बुक में प्लस ले रखा है, बुक में माइनस ले रखा है, मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें उसी तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से आपके पास आ रही। 2.5 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लिख रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि 2.5 नेगेटिव है। क्यों? ये आपको मैंने बता दिया कि डाउनवर्ड में सभी चीज़ें कैसी आती हैं, नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अगला क्या बोला था इसने कि डिस्टेंस कितना है, ये तो पूछा है। हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, तो बताओ। 1.25 तो निकाल दिया आपने, तो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाला है, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर से पूछा है नीचे की तरफ, तो लिखूंगा मैं h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन ऊपर से नीचे का पूछा है ना, ऊपर से नीचे, तो इसको मैं माइनस h ले लेता हूँ, है ना। तो वैसे तो आप लोग इसको देखेंगे तो यू टी 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू जी कितना दे रखा था 10, टी का स्क्वायर मतलब बोलो 5 का स्क्वायर हो गया ना, 0.25 ये आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा ये 1.25 आ रहा है सॉल्व करके 1.25 नहीं आ रहा है यार, अरे वो 0.25 होगा, 0.5 सेकेंड है ना, हाँ फिर तो कितना आ रहा है माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस का 1.25 मीटर, और देखो एच इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 1.25 मीटर। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपके पास आपका सारा काम चल जाएगा। ऊपर से नीचे आए इसलिए मैंने x नेगेटिव लिखा था, x बोल रहे हैं तो नेट वैल्यू हमारे पास क्या है 1.25 में। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये कहानी थी। एग्जाम्पल नंबर 10.3 कहता है हमसे बेटा कि एक ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि इस बार यू वी, सारा केस कौन सा आएगा हमारे पास, ये वाला, ठीक है। इस केस को लेते हुए चलेंगे, मुझे नहीं पता बुक में क्या लिया है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रब कर दूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद ही हो गई होंगी अपन लोगों को यार, मोशन चैप्टर कर लिया है हमारे पास। चलो ये अपवर्ड मोशन का केस है, तो मैं डाउनवर्ड का हटा देता हूँ और अपवर्ड मोशन, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो अपवर्ड का दे रखा है। आराम से बैठ जाओ ना बेटा एक बार। An object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 मीटर। क्या ये प्लस में आएगा नेगेटिव में आएगा? प्लस में आएगा। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, u पूछा है, और दूसरा क्या पूछा है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि अगर इसने बेटा हाईएस्ट पॉइंट दे दिया है हमारे पास, तो हमारे पास v कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। v कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहानी खत्म। एक बार तुमसे पूछा u कितना होगा, x दे रखा है, तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है तो टाइम कितना होगा। तो देखो बेटा पहले यहाँ से निकालते हैं, h p भी नहीं है, v देखो पहले ही लगा दो, v इज इक्वल्स टू u माइनस जी इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे को v निकालना है, नहीं हाईएस्ट पॉइंट पे तो क्या है हमारे पास बेटा v 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू u माइनस जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, 9.80 बोला है, तो हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। तो माइनस 9.8 इंटू टी, तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये भी अननोन है, यानी कि ये भी लगा सकते हैं। अब और कुछ करते हैं, तो यहाँ से लगाओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh माइनस का आएगा ना 2ah लिया बेटा 2gh लिया, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या 0 हो जाएगा, v क्या हो जाएगा 0, और u हमें निकालना है 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 2gh, माइनस से माइनस गया तो u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू h कितना दे रखा है 10, 9.8 इंटू 2 कितना होता है 19.6 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 196, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो एक ही बार में आंसर सही आ गया, क्योंकि u हमने ऊपर फेंका है तो पॉजिटिव आना चाहिए, माइनस से माइनस कटेगा और देखो आंसर पॉजिटिव। बुक के हिसाब से मत लेना कि सर उसने ऊपर फेंका है जी नेगेटिव, नीचे लिया है जी नेगेटिव, नहीं, एक तरीका करो वही हमेशा अपनाओ, ठीक है। अब ये हमारे पास u आ गया, तो यहाँ पे u डाल दो, 14 इज इक्वल 14 माइनस 9.80 इज इक्वल्स टू 0, ये समझ आ जाएगा। तो 14 इज इक्वल्स टू 9.80 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा
14/9.8 कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो बेटा 1.3 का 1.3 आ रहा है ना, ठीक है। 14/98 तो 1/0.7 हो गया, तो अपने आप ही आ जाएगा 1.3 सेकेंड आ जाएगा। और क्या पूछा है इसने, और कुछ पूछा था? बस दो चीज़ें पूछी थी, ठीक है। तो ये भी पूछा था और यू पूछा था हमसे, क्लियर है। तो ये कहानी रहती है हमारे पास आपके एग्जाम्पल की। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास किसका है, मास और वेट का। अब देखो बेटा, मास और वेट का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, आप लोगों के पास मास और वेट में आप लोगों को चीज़ें पता रहनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पर बोल रहे हो सर मेरा वेट है 10 किलो, तो आप ये बताओ आपका वेट 10 किलो होता है क्या कभी? नहीं। वो क्या है एक्चुअल में आपका? तो जब भी किलो यूज़ करोगे तो आपको क्या बता रहे हो आप अपना? मास। यानी कि आप लोग जो धरती पे अपनी चीज़ें बता रहे होते हो वो अपना मास बताते हो। लेकिन मास नापते हैं उसको वेइंग मशीन क्यों बोलते हैं अभी बता देते हैं बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस टॉपिक को समझने के लिए डिफरेंस के हिसाब से चलिए। एक तरफ मास लिख लेना और हम लोग मास थोड़ी मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, इसलिए तो हम लोग उसे वेइंग मशीन बोलते हैं। यही आंसर मैं देने वाला था, आपने पहले दे दिया। तो ये हमारे पास एक तरफ मास है और एक तरफ क्या है बेटा हमारे पास वेट है। अब मास और वेट में क्या अंतर आता है आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास की एसआई यूनिट केजी रहती है, वेट की एसआई यूनिट बेटा न्यूटन रहती है। यानी कि वेट एक फोर्स की ही वैल्यू है। अब आइए इससे मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊं। हम लोगों ने क्लास 9th में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ पढ़ा था, F बराबर होता है ma। लेकिन जब भी बॉडी ऊपर या नीचे जाती है तो एक ही जगह पर हमारे पास नया चीज़ आ जाता है, क्या आती है उसकी वैल्यू पर g आ जाती है। और वो जो हमारे पास F आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, F बराबर mg। और ये जो mg होता है जब आप किसी भी मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ओवरऑल मिलके क्या बन जाता है, उसका वेट बन जाता है। क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। और क्योंकि इसकी भी ऐसे यूनिट न्यूटन है तो ऑब्वियसली वेट की भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। यहाँ पे आपको समझ में आ गया न्यूटन कैसे आया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारी पूरी यूनिवर्स में जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास तो कभी बदलने वाला नहीं है, मास में कोई चेंज कभी नहीं होगा। लेकिन जो आपका वेट है, जैसे जैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगा तो आप लोगों के पास वेट ग्रेविटेशन के हिसाब से भी वेरी कर जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे चल सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास चीज़ आती है बेटा वो क्या आती है कि आप लोगों को वेट और मास फिर सेम क्यों लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, ऑन अर्थ जो आपके पास आपका मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास बिकॉज द वैल्यू ऑफ g इज सेम थ्रू आउट या सेम एवरीवेयर। बट हमारे अर्थ में भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। अर्थ के पास अगर हम लोग बात करेंगे तो बेटा ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट रहता है और ये वाले जो पॉइंट रहते हैं ये हमारे पास पोल्स के पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास है वो रेडियस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये रेडियस अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, थोड़ा सा कम है, राइट। तो जो हमारे पास छोटे g की वैल्यू है ये होती है gm/r²। और ये छोटा g है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अगर आप रेडियस कम कर दोगे तो आपका जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कि आपने ग्रेविटी को क्या किया, कम किया। और ग्रेविटी रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस बात का मतलब है जब रेडियस घट रहा है तो जी बढ़ेगा। लेकिन रेडियस घट कहाँ पे रहा है, इक्वेटर पे या पोल्स पे? पोल्स पे, क्योंकि पोल का रेडियस आप देख पा रहे हो यहाँ पे कम है।
तो क्योंकि जो पोल पे है, जो आपके पास पोल है, आपका आर स्मॉलर होता है किसके मुकाबले बेटा? इक्वेटर के मुकाबले। और इसी वजह से आपके पास जो ग्रेविटी है वो हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा होती है? पोल पर ज़्यादा होती है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों आता, मैं रीज़न बता दिया। और ये डिफरेंस होता है बेटा रेडियस ऑफ इक्वेटर टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ पोल, ये लगभग 21 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। कितना डिफरेंस आता है? 21 किलोमीटर। यानी कि यहाँ का जो रेडियस है 21 किलोमीटर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पोल्स। यानी कि अगर आप यहाँ पर अपने दोस्त को प्लान बनाएंगे कि चल भाई अंटार्कटिका चलते हैं, और वहाँ पे तुमने कोई दुकान देखी, वैसे है नहीं फिर ये बता रहा हूँ, सपोज करो तुमने कोई दुकान देखी और वहाँ से सोना ले लिया, ठीक है, और वहाँ से सोना लिया तो तुमने कहा कि ले भाई अभी तू ही रख ले। जैन गया मानस के साथ, अच्छे दोस्त हैं दोनों, तो इसने कहा चल भाई दोनों सोना खरीदते हैं। दोनों ने सोना खरीद लिया, उसने इससे 50,000 रुपये ले लिए। उसने कहा 1 लाख का सोना खरीद लिया हमने, और सोना खरीदा वहाँ पे तुलवा लिया। तुलने के बाद दोनों आ गए। उसके बाद जब अपने अपने घर पहुँचते तो कहते हैं ला भाई ला फटाफट ला मेरा सोना निकाल। मानस से बैग में सोना था, ये सोने का वेट होगा तो वेट तो निकलेगा कम, लड़ाई हो जाएगी दोनों। कहेगा अबे वो क्या कर रहा है, 200 ग्राम सोना कम दे रहा है मुझे तू, इसकी कीमत तुझे पता है कितनी है? कह रहा है भाई मैंने कुछ नहीं किया, जैसा बैग में था वैसा ही है, तू ये ले जा पूरा। कह रहा है नहीं आधा आधा ही होगा, मुझे बता कि भाई वहाँ पे नापा था कुछ अलग था, यहाँ पे कह रहा है तू कुछ अलग है, ये तो नहीं हो सकता। बैग खा गया सोना। तो फिर आयुष आता है, कहता है अरे भाई क्या हो गया मुझे बताओ। मैं कुछ नहीं, सोना लिया था दोनों ने भाई ने, बैठ के देख ले चोरी कर रहा है आज। 25 साल की दोस्ती है, ऐसी पानी में बहा दी इसने, चोरी कर गया भाई 200 ग्राम सोना। तो फिर आयुष ने पूछा मैटर क्या क्या है? कुछ नहीं यार, ट्रिप बनाई थी अंटार्कटिका घूमने जाएंगे ठंड में, और चले गए वहाँ सोना देखा हमने, खरीद लिया, और देख वहाँ तोला तो इतना आया था, ये देख ले बिल ये रहा। कह रहा है इतना तोला था। आयुष कह रहा है अरे अबे उसने चोरी नहीं करी, देखो क्या डिफरेंस हुई। तुम लोग कहाँ पे गए थे? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कौन सा जोन है? पोलर का जोन है। पोलर का जोन है तो वहाँ पे रेडियस क्या होगी? कम होगी, तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पोल्स पे जनरली ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। तो उसने समझाया उसे, बेटा अगर तेरे पास तेरा मास 20 ग्राम का तूने सोना लिया होगा, तुम्हारा जो वेट तुम्हारे पास आया होगा वहाँ पे आया होगा इंटू 10 करके, तो जो तुमने जो थोड़ा नापा होगा वो 200 न्यूटन का सोना नापा होगा वहाँ पर। लेकिन जैसे तुम अपने अपने घर आए हो इक्वेटर के पास, तो आपके पास मास तो दोनों का कांस्टेंट है, 20 ग्राम ही लेके आए, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास चेंज हो गई। तो ये 196 से 4 ग्राम सोने का अंतर आ रहा है। जयंत ने चोरी नहीं करी है, मानस चोरी थोड़ी करी है, ये तो तुम लोग घूम के आए ना जहाँ से, वहाँ से इस वजह से डिफरेंस है। समझ में आया? तो जो पोल पे होती है वो वेट भी हमारे पास क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है। हालांकि अर्थ के ग्रेविटेशन के फैक्टर और किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? तो अर्थ के रोटेशन पे भी डिपेंड करते हैं, और अर्थ की हाइट और डेप्थ दोनों पे डिपेंड करते हैं। अर्थ की हाइट से ऊपर जाएंगे बहुत ज़्यादा तो भी हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, नीचे जाएंगे तो भी ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। बच्चे का एक क्वेश्चन था, मैं वो भी करा दूंगा अभी आगे। आप कुछ पूछ रहे थे सर? वेइंग मशीन के कहते हैं मास नापती है, वेट नापती है बेटा। तो सर वो केजी में क्यों होती है? सुनो, जो हम लोगों के पास एक कॉमन स्टैंडर्ड है नापने का, वो हमने केजी चला दिया है, इसलिए हम लोग सारी चीज़ों को किलो 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 बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन मेथड में आ गया। अदरवाइज जो आप लोगों से अगर कहेगा किसी बॉडी का मास अगर 40 किलो है तो बताओ उसका वेट कितना होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? सर W बराबर हो जाएगा m इंटू जी, यानी कि 40 इंटू 10 यानी कि 400 न्यूटन। 10 नहीं 9.8 जो भी वैल्यू है उसको डाल देना। ठीक है, आंसर जो भी आएगा 396 से जो भी वैल्यू आएगी वो आप अपने आप डाल। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से किसी बॉडी का वेट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी और को मास और उसमें डिफरेंस, वेट में डिफरेंस अंतर समझ में आ रहा है कोई? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। सर क्या वेट माइनस में जा सकता है? वेट माइनस में बिल्कुल जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबका जो मास है बेसिकली वो हम लोग लेते तो उसी सब नेगेटिव ही होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव में सारी जा सकती हैं। वेक्टर क्वांटिटी सारी नेगेटिव में जा सकती हैं,
तो यहाँ पे दूसरा क्या है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेट का डायरेक्शन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वेट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा एक ही तरफ होगा, वो भी डाउनवर्ड। हाँ, किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी। तो वेट का डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा। समझ में आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है आपके पास किस किस में, वेट और मास। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि हमारे पास एक मास और एक क्यों होता है, तो मैं समझ में आ रहा है कि हम लोग वेट को क्यों किलो में लेते हैं। तो आपके पास आंसर ये है कि मास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वेट के अर्थ पर, क्योंकि जनरली अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, सेम 9.8 है। और इसीलिए हम लोग सारा जितना वेट लेते हैं सब लोग किस में लेते हैं बेटा, केजी में। अब देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से लेते हैं, G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आप लोगों के पास एक चीज़ कंपेयर कराई जाती है कि आप लोगों के पास आपका अर्थ का मास, मून का मास, ये सारी चीज़ें, और मून पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, क्या होती है, इन सब चीज़ों को देखो बेटा। अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ अर्थ, तो ये बराबर हो जाएगा G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जी एम बाई आर स्क्वायर, छोटे जी की वैल्यू यही होती है। और अपॉन मून का करूँगा तो G इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे GE बाई GM, तो यहाँ पर आप लोगों के पास G इंटू, देखो मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg। एक NCERT मेरे को मिलेगी क्या? चलो पढ़िए। मैं मास ऑफ मून वगैरह देख लेता हूँ। देखो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ याद रखने हैं। वैसे 22 और उसमें होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। ये तो याद रखना ना। मास ऑफ मून वगैरह की एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपको पता रहे तो बढ़िया है, वरना आपको देगा ही देगा। ठीक है? वेट ऑफ मून है 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻22, 7.36 इंटू 10⁻22। ठीक है? और रेडियस ऑफ मून इसने दे रखा है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है? 6.4 10⁻6 हो जाएगा मीटर में, राइट? ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है। ठीक है? और यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ निकालनी थी। अगर यहाँ पर छोटा g इसके इक्वल होता है ना, अगर इसको मैं f की टर्म्स में लिखूंगा तो f इज इक्वल्स टू एम जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन छोटा m बाय आर ई स्क्वायर हो जाएगा। m से m कट जाएगा जो आपकी बुक में दे रखा है। पर मैं तो सीधा ग्रेविटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मेरे को ग्रेविटी की वैल्यू का जो वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, तो जो जी ई बाई एम है जो यहाँ पे हमारे पास निकाला है, वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ निकाला है हम लोगों ने, उल्टा रेशियो निकाला। चलो जी एम बाई जी कर लो, दिस अपॉन दिस कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी एम बाई जी तो क्या आ जाएगा, जी इंटू मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10⁻22 बेटा, अपॉन रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, अपॉन जी इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻6.02 समथिंग होता है, चेक कर लो, 24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है? ये वैल्यू डाल देना। अब जब आप ऐसे करोगे जी से जी कट जाएगा, ये वैल्यू आती है 1/6, यानी कि जो मून पे ग्रेविटी है वो 1/6 टाइम्स है देन दैट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब हमें पता है कि मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, तो जो मास यहाँ पर होगा मास यहाँ पे होगा। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो m इंटू जी एम इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू एम इंटू जी, राइट? तो यहाँ पर आपके पास mg को क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने भी लिखा था वेट। भाई mg बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर वेट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, वेट ऑफ मून इज इक्वल्स टू mg का मतलब वेट ऑफ अर्थ कितना 1/6, यानी कि जो मून पे वेट होगा वो 1/6 टाइम होगा देन दैट ऑफ अर्थ। अगर यहाँ पे आपके पास वो कहता है अर्थ पे अगर आपका वेट 40 kg है, तो बताओ मून पे कितना होगा, तो आप कहोगे वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। जो भी वैल्यू आएगी उसको निकाल लेना। समझ में आ गया ये कैसे आता है 1/6?
तो यहाँ पर यही चीज़ आपके पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ये मून पर बोल रखा है। नेक्स्ट बोल रखा है मास अगर 10 kg है तो उसका वेट कितना होगा 10 × 9.8 98 न्यूटन, ये हो जाएगा। अगला बोल रखा है एक ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है, कहाँ पर, व्हेन मेजर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर नापा है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ कितना दे रखा है 10, पूछा है वेट ऑन मून कितना होगा तो कितना हो जाएगा 1/6 × 10, सॉल्व कर देना 1.67 न्यूटन आ गया। कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसे क्वेश्चन में, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस बच्चे ने जो क्वेश्चन दिए थे पूछे थे भी क्लास से पहले, तो मैंने कहा सबको बता देंगे तो आप बता देना, ठीक है। ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके पास कंपटीशन लेवल का है, इसमें बेटा आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक चीज़ है, पहले सुन लो, द डेंसिटी ऑफ प्लैनेट 1 इज थ्राइस देन दैट ऑफ प्लैनेट 2। अब मेरी बातों को यहाँ पर ध्यान से सुनते हुए चलना। जब भी ऐसे कंपेयर कराते हैं ना तो एक तरफ 1 का लिख लिया करो और एक तरफ 2 का लिख लिया करो। एक तरफ 1 लिख लो, एक तरफ 2 लिख लो, ठीक है। तो ये कह रहा है द डेंसिटी ऑफ प्लैनेट 1, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट 1 इज इक्वल्स टू थ्राइस देन दैट ऑफ डेंसिटी 2। तो डेंसिटी 1 इज इक्वल्स टू थ्राइस दैट ऑफ रो 2, ये दे रखा है। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट 1 इज थ्राइस देन दैट। तो अगर रो 1 की डेंसिटी रो दे रखी है तो रो 2 जो रो 2 अगर आपको रो दे रखा है तो रो 1 कितना हो जाएगा 3 रो, ये कहानी है इसकी, ठीक है। आगे कहता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट 1, पहले मैं इधर जो है 1 के लिख देता हूँ और इधर जो है 2 के लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें बोला है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट 1 इज 1/9 टाइम्स ऑफ प्लैनेट 2, यानी कि G1 इज इक्वल्स टू 1/9 ऑफ G2, राइट। और आगे बोलता है इफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट 2 इज R, इसका जो रेडियस दे रखा है ये R है, आपसे पूछा है द रेडियस ऑफ प्लैनेट 1, इसका रेडियस कितना हो, राइट। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है R/3, दूसरा दे रखा है R/27, तीसरा दे रखा है 27R और चौथा दे रखा है 81, ठीक है। ये ऑप्शन चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे केस में हमेशा बेटा आप रेशियो निकाल लिया करिए G1/G2 का, अगर इक्वल दे रखा है तो इनको इक्वल रख दो वरना रेशियो निकाल दो। G का फॉर्मूला क्या था हमारे पास Gm/r², लेकिन G1 है तो m1/r1² और G2 हो जाएगा तो Gm2/r2², G तो गया। दूसरी कोशिश करनी है कि जितनी भी चीज़ें हैं सारी सेम वैल्यू में रखो। तो देखो बेटा G1 दे रखा है 1/9 टाइम्स ऑफ G2, राइट। तो G1 आपके पास दे रखा है 1/9 टाइम्स ऑफ G2, तो ये आ गया G2 और अपॉन में G2, तो G2 से G2 तो गया, ये कहानी तो खत्म हो गई। इज इक्वल्स टू देखते हैं मास। अब मास की टर्म से कोई कहानी नहीं दे रखी, डेंसिटी दे रखी है। तो बेटा देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास कितना हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि बॉडी स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ हो जाएगा और डेंसिटी इनटू 4/3 πr³ को लेकर मैं अपनी सारी कहानी आगे की सॉल्व करने वाला हूँ। तो जो m1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन में r1 का स्क्वायर अपॉन m2 का मतलब रो 2 इनटू वॉल्यूम 2 अपॉन में r2 का स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे कर देता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैंने रखा था डेंसिटी ऑफ 1 3 टाइम्स थी डेंसिटी ऑफ 2, तो रो 1 क्या लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी रो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/9 बराबर रो 1 की वैल्यू क्या लिख दूँ 3 टाइम्स ऑफ रो 2 इंटू V1 4/3 पाई R1 का क्यूब। V1 लिखा है ना तो R1 का क्यूब, ये R2² ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा R2², राइट। अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से R1 का स्क्वायर इंटू रो 2 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, सिंपल रो 2 इंटू V2 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट। अब देखो ध्यान से 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, R2 का क्यूब और R2 का स्क्वायर, यहाँ पर एक R2 बच जाएगा सिंपल, R1 का स्क्वायर और R1 का क्यूब, यहाँ पर एक R1 बच जाएगा,
रो 2 और रो 2 से रो 2 गया, तो आपके पास बचेगा 1/9 इज इक्वल्स टू 3r1/r2। आपसे किसका पूछा था? r1 पूछा था ना, तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20r2 इज इक्वल्स टू 27r1 और r1 इज इक्वल्स टू r2/27 आ जाएगा। r2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? r, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? r/27 है ऐसा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारे पास करें। क्लियर है कैसे हुआ? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? तो टफ नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को करा रखा है। कब करा रखा है बताऊं? जब मैंने आपको कहा था दो बॉडी की अगर सेम डेंसिटी होंगी तो उन पे लगने वाला फोर्स r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आया था। उसमें भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट खोला था, बट यहाँ पे आप लोगों को ये समझना था कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दिया हुआ बस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं बेटा, ये पूछा है मेरे से क्लास 10th के, कौन सा है? ओलंपियाड का है, ओलंपियाड वर्ग। हाँ ठीक है, इसमें तो बन सकते हैं ओलंपियाड में तो बेटा ये क्वेश्चन। इसमें ये पूछा है आपसे कि द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9। ये पूछा है किस हाइट पर आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/9 टाइम्स हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ r। if g is the acceleration due to gravity on the surface of earth। बेसिकली ये पूछ रहा है किस हाइट पर आपके पास ग्रेविटी g/9 टाइम्स। और कोई डाउट है इसके अलावा? यही बस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये जो कहानी आती है कुछ इस तरीके से आएगी, सिंपल सी बात है, सुनो। ये एक फॉर्मूला है, जब मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा तब मैं आपको ये करा दूंगा। केपलर्स लॉ भी कराना है मुझे एक दिन, उस दिन मैं ये भी करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये फॉर्मूला लिख लो। जी डैश यानी कि जो नया ग्रेविटी होगी इज इक्वल्स टू जो अर्थ की नॉर्मल ग्रेविटी है g/r² + h का होल स्क्वायर, ऐसे वेरी करती है बेटा। तो ये जो जी डैश है ये नया वाला ग्रेविटी यानी कि ये g/9 इज इक्वल्स टू जी जो अर्थ की ग्रेविटी, क्योंकि जो जी डैश है वो g/9 है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। g/9 इज इक्वल्स टू जी, r² को ऐसे रहने देते हैं, इसको बेटा r + h का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। g से g गया तो ये आ जाएगा 1/9 बराबर r² + h का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप रूट ले लो, जब दोनों तरफ रूट लोगे तो 9 का रूट कितना होता है? देखो इसको भी ऐसे रूट ले लो, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1/3 बराबर r + h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3r इज इक्वल्स टू r + h आपसे पूछा था 3r - r, क्या आपके पास 2r ऑप्शन में है ना? तो आपके ऑप्शन थे 2r, r√2, r/2, √2/r, तो 2r इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो कहानी थी, एक्चुअल में ये फॉर्मूला मेरे को कराना था, आपने पूछ लिया, बट मैं इसको जो है 4th या 5th क्लास में करा था, यानी कि आर्किमिडीज और जो इसके प्रिंसिपल के बाद होगा उसके बाद मैंने कहा है ना कि केपलर्स लास्ट में कराऊंगा, उस टाइम मैं ये भी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट है? कुछ ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई है, बाद में होमवर्क ना करने का बहाना तो नहीं बनाओगे? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।